रुचिता उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारियां संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटा कर वह मशीन पर बैठी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज़ सुनाई दी। हेलो रुचिता। हाँ, मैं रुचिता ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे मैं अनीता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? तुम इतने सालों बाद आंखें तुम छलक इतने आई। सालों बाद तुम्हें मेरी याद आंखें आई? छलक आई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद ना किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अपने कॉलेज में रियूनियन है। अपने बैच के सभी लड़के लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फ़ोन करना, भूलना मत। रुचिता मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो। देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें रुचिता भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा। उसका नाम भी था ऋत्विक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर रुचिता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और वह घर वालों को इसका पता चल गया तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसीलिए रुचिता लड़कों से बातचीत कि कौन कहे उनकी ओर देखती तक नहीं थी। ऋत्विक ने कुछ ही दिनों में रुचिता को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा रुचिता की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब भी कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज़ सुनते ही रहे। ऋत्विक सोचता कि काश एक बार वह उससे बात कर तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर रुचिता ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक रुचिता को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। रुचिता के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से रुचिता तो लड़कों की ओर से ऋत्विक कर रहा था। पहले से मेहमानों का स्वागत हुआ। रुचिता की सुरीली आवाज़, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस। उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते रुचिता और ऋत्विक की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन हार्द इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक श्री ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड रुचिता मेहता को हिस्से में जाता है। रुचिता तो खुशी से
उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी ऋत्विक के चेहरे पर झलक रही थी। रुचिता ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरी कर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में ऋत्विक ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य रुचिता के पापा की नज़र में कैमरे के तरह कैद हो गया। वह देखकर वह सहम उठे, पर वहाँ वह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श रुचिता के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव ऋत्विक को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जगा उठा। रुचिता ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। ऋत्विक ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसीलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक रुचिता की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। रुचिता से प्यार करने की बात ऋत्विक ने अनीता से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भेजी। अनीता जिस दिन रुचिता को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। अनीता सीधे रुचिता के कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद कर के बोली, रुचिता, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू ला कर रुचिता बोली, क्या करूँ यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर रुचिता अनीता के गले लगकर रोने लगी। रुचिता, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि तुम ऋत्विक से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। ऋत्विक ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। ऋत्विक चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ रुचिता, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हें अरे नाम दीवाना था। पर अब क्या क्या सच है, वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूँगी, केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उसके से कह देना कि रुचिता अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है तुमसे। अनीता ने जिद की तो रुचिता ने चिट्ठी ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाज़ा खटखटाया तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। रुचिता की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और रिदम के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बंध गई थी। रिदम भी रुचिता को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी ऋत्वी पैदा हुई। उसके ससुर रिधम को 5 साल का छोड़ स्वर्ग सिधार गए थे और रिधम की माँ दुर्घटना में 3 साल की बेटी छोड़ कर मौत हो गई थी। रुचिता को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। रिधम की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर
करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, रुचिता कपड़े अच्छा सिल लेती थी, इसीलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया। जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी निंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेट कर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। ऋत्विक को आप 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब ऋत्विक मेरा ख्याल रखती हैं, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा, 2 सालों से तुम्हारे चेहरे पर हंसी गायब हो गई है। वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चली रही हूँ। रुचिता ने अनीता को फ़ोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वह आए सभी विद्यार्थी के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अनीता कॉलेज के गेट पर खड़ी रुचिता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में रुचिता रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही अनीता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हाल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गई। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि रुचिता जहाँ पर भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। रुचिता ने कहा, अनीता, मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊँगी। तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर से उसे जीवंत करके दिखा दो। रुचिता उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि तभी ऋत्विक के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। रुचिता का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर ऋत्विक अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत ही की थी कि हाल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थी, सभी की नज़रें उसी पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। रुचिता और ऋत्विक की आंखें मिली, पर रुचिता ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। रुचिता की मधुर आवाज़ में सभी भी वहीं खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। रुचिता और अनीता अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। ऋत्विक भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने नहीं दिया, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करेगी? रुचिता का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी, वो वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वह वहाँ भी नहीं होगा। उसे ऐसी में भी पसीना आ गया। ऋत्विक ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं,
वे एक जगह बैठ गए। ऋत्विक ने कहा, रुचिता, तुम्हारे जीवन के बारे में अनीता ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानता हूँ तुम बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद 1-2 बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसीलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है, रुचित, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए ऋत्विक की आंखें भर आई। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है, जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। रुचिता ने कहा, सच बात कही, इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। ऋत्विक ने कहा। पहली बार रुचिता ने ऋत्विक से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था। रुचिता भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन रुचिता के भाई भाभी उसके घर आए। रुचिता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी रुचिता को दे दी तो उसने उसे धड़क्के से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। रुचिता ने उसे पढ़ा। रुचिता, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। रुचिता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही ज़रूर फीकी पड़ गई है, पर ऋत्विक के दिल में अभी यह प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसीलिए तुमने दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो रुचिता, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसे दुख दिए हैं, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। ऋत्विक और रुचिता को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की ज़रूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल जाए रहा हो तो इसमें गलत क्या है। रिदम भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी ऋत्विक को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए ना सही तो ऋत्विक के लिए ही विवाह कर लो। रिदम की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। रुचिता की सास ने कहा, बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा, मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम ऋत्विक को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर रुचिता बोली, ऋत्विक को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरी साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही ऋत्विक और अनीता सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में रुचिता को भी ले आए थे। ऋत्विक रुचिता की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। रुचिता की सास की आंखें छलक आई। ऋत्विक में उन्हें रिधम का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने ऋत्विक के सिर पर हाथ फेरा तो उसने ऋत्विक की गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। ऋत्विक और रुचिता पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे।
ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।